1969 ये भारत की पहली फिल्म थी जिसका बजट 1 करोड़ रुपए था। कम से कम फिल्म के पोस्टरों पर तो यही लिखा था। वैसे आप इसका काउंटर कर सकते हैं कि मुगले आजम तो 1.5 करोड़ में बनी थी, जिसके बनने में 1.5 दशक लग गए थे। लेकिन दोस्तों, डंके की चोट पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ढिंढोरा पीटते हुए अपना बजट बताने वाली ये पहली फिल्म थी। आमतौर पर बजट का आंकड़ा फिल्म इंडस्ट्री में ढका छुपाई होता है, क्योंकि बहुत सी ब्लैक मनी भी लगी होती है और यहाँ तक कि कलाकारों को भी पूरा भुगतान ऑन पेपर नहीं होता। ऐसे में पहले अगर कोई फिल्म 1 करोड़ में बनी हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऑन रिकॉर्ड इसी फिल्म ने पहली बार 1 करोड़ की लागत का दावा किया। इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर ओपी रल्हन ने तो इस 1 करोड़ वाली बात को एक तरह से फिल्म के प्रमोशन और मार्केटिंग की टैगलाइन ही बना रखी थी, और वो मीडिया में भी इसे जोर शोर से उठा रहे थे। बजट के पीछे कुछ खर्चे तो साफ दिख रहे थे। मसलन उस दौर में हिट की गारंटी कहे जाने वाले जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार इसके लीड हीरो थे, और सिल्वर स्क्रीन की सनसनी शर्मिला टैगोर डबल रोल में थी। बलराज साहनी, हेलन जैसे कलाकार तो थे ही, खुद ओपी रल्हन भी एक्टिंग में हाथ आजमा रहे थे, जबकि वो उस दौर के नामी फिल्म डायरेक्टर्स में शुमार थे। 60 के दशक में धर्मेंद्र को बड़ा स्टार बनाने का श्रेय इसी ओपी रल्हन को जाता है। रल्हन की सबसे बड़ी पहचान साल 1966 की टॉप ग्रॉसर फिल्म फूल और पत्थर थी। धर्मेंद्र, मीना कुमारी अभिनीत इस फिल्म ने उस साल सूरज, तीसरी मंजिल, मेरा साया, लव इन टोक्यो, दो बदन जैसी कई हिट फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ते हुए सबसे कमाऊ फिल्म का तमगा हासिल किया था, और यह धर्मेंद्र की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म ने धर्मेंद्र को स्टारडम का जो ट्रैक मुहैया कराया सो अलग, खुद ओपी रल्हन को उस मुकाम पर ला दिया जहां कोई भी प्रोड्यूसर, फाइनेंसर या डिस्ट्रीब्यूटर उनकी फिल्म में मुंहमांगी रकम लगाने को तैयार था। लेकिन रल्हन एक फिल्मकार से ज़्यादा एक मार्केटिंग मैन भी थे। वो फिल्में खुद ही प्रोड्यूस करते थे, और इस फिल्म की सफलता पर तो उन्हें इतना भरोसा था कि लीड हीरो के तौर पर अपने रिलेटिव को ही लिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि ओपी रल्हन की शादी राजेंद्र कुमार की बहन मनोरमा से हुई थी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। रल्हन की स्क्रिप्ट के पैरेलल किस्मत कोई और ही कहानी लिख रही थी। वो साल जुबली कुमार का सूरज डूबने और एक नए स्टार या कह लें कि सुपरस्टार के चमकने का साल था। जिस शर्मिला टैगोर का स्टारडम भुनाने का रल्हन ने सपना देखा था, वो शक्ति सामंत की फिल्म आराधना में राजेश खन्ना के सपनों की रानी बनकर चमकी, और साल की सबसे कमाऊ आराधना की तुलना में रल्हन की तलाश इतनी पीछे छूट गई कि उसे बॉक्स ऑफिस पर तलाशना मुश्किल। फिल्म अच्छी थी, लेकिन 1 करोड़ी बजट के मुकाबले टॉप ग्रॉसर लिस्ट में 15वें पायदान पर जा गिरना उसे एक औसत फिल्म बना गया, और रल्हन ये झटका बर्दाश्त नहीं कर पाए, और शायद फिल्म स्टार से उनका भरोसा ऐसा डगमगाया कि अपनी अगली फिल्म हलचल में उन्होंने खुद को ही लीड हीरो डिक्लेयर कर दिया। ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई। ये रल्हन के लिए मुश्किलों का दौर था। माली हालत के साथ साथ नाम भी खराब हो रहा था। इस बार उन्होंने नया एक्टर लेने का मन बनाया और ऑडिशन का दौर भी शुरू हो गया। डायरेक्शन भी उन्होंने अपने असिस्टेंट ओपी गोयल को दे दिया। हालांकि कहानी कमर जलालाबादी के साथ मिलकर खुद उन्होंने ही लिखी थी, लेकिन वक्त का फेर देखिए कि फूल और पत्थर फेम जिस ओपी रल्हन को 1 करोड़ रुपए जुटाने में कोई समय नहीं लगा, अब उसे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे थे। बजट तो था ही टाइट, अगर बड़ी हीरोइन लें तो हीरो अफोर्ड करना मुश्किल। उन्हीं दिनों अमिताभ बच्चन जब रल्हन से मिलने पहुंचे तो रल्हन ने उन्हें भाव न दिया। उन्हें पता था कि पहले ही 5-6 फिल्में इनकी फ्लॉप हो चुकी हैं, और पर्दे के पीछे जो खबरें आ रही थी उनके साथ कोई हीरोइन काम करने को राजी नहीं थी। कहा, एक मौका देकर देखिए, मैं जी जान एक कर दूंगा। रल्हन ने टालने के मकसद से या किसी सोची समझी रणनीति के तहत उन्हें ओपी गोयल के पास भेज दिया। गोयल ने अमिताभ से कहा कि अगर तुम कोई बड़ी हीरोइन ला सकते हो जो तुम्हारे साथ काम करने को राजी हो तो हम तुम्हें काम दे सकते हैं। कुछ किताबों में जिक्र मिलता है कि खुद रल्हन ने ही अमिताभ से कहा था कि अगर तुम मुमताज को कन्विंस कर लो तो हम तुम्हें हीरो ले लेंगे। अमिताभ के लिए ये करो या मरो का सौदा था, और रल्हन के लिए एक मार्केट डील। लेकिन दोस्तों, जिस तरह वह नहीं होता जो हम चाहते हैं, ठीक उसी तरह कई बार वो हो जाता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। अमिताभ ने मुमताज को हालात बताए, गुजारिश की, और वो मान गई।
रल्हन के लिए इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती थी, क्योंकि मुमताज उस दौर की टॉप हीरोइन थी और टॉप हीरोइनों को बड़े कैनवास पर भुनाने की कला में रल्हन माहिर थे। उन्होंने वादे के मुताबिक अमिताभ को लीड रोल में कास्ट कर लिया और शूटिंग शुरू हो गई। एक सस्पेंस थ्रिलर ड्रामे में अमिताभ डबल रोल में थे और ये उनके करियर का पहला डबल रोल था। श्यामू नाम का चोर जो अपने गुरु की मौत के बाद चोरी को ही पेशा बना लेता है, पुलिस से भागते छुपते घर में घुसा तो पाया कि बिस्तर पर लेटा बीमार आदमी तो उसका हमशक्ल है। उसका नाम दीपक है, पेशे से कवि। उसकी मौत के बाद श्यामू उसकी पहचान चुराने का फैसला करता है ताकि पुलिस इस झांसे में आ जाए कि श्यामू चोर मर गया। इस सीन में जहां दोनों के बीच बातचीत होती है, रल्हन ने एक अमिताभ को ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए उनकी आवाज किसी और से डब कराई। और ये भी कम दिलचस्प नहीं कि दुनिया जिस आवाज की मुरीद होने वाली थी उसकी शायद पहली और एकमात्र फिल्म थी जिसमें कोई और आवाज दे रहा था। इधर इसी नाटकीय बैकग्राउंड में श्यामू की मुलाकात एक थिएटर कंपनी में डांस करने वाली माला से होती है। वो दीपक को जानती थी जो थिएटर के लिए। यहाँ श्यामू माला को कन्विंस कर लेता है कि वही दीपक है और माला उससे प्यार भी करने लगती है। पुलिस को शक होता है और वो श्यामू के पीछे पड़ जाती है और इसी लुका छिपी के खेल में कई ड्रामेटिक ट्विस्ट के साथ कहानी अंजाम को पहुंचती है। लेकिन फिल्म पर्दे तक पहुंचे इसके पहले ही पर्दे के पीछे कुछ और ड्रामे हुए थे। अमिताभ पर लगे फ्लॉप हीरो के ठप्पे के चलते कम ही डिस्ट्रीब्यूटर आगे आ रहे थे। उस दौर के जाने माने फिल्म मेकर और डिस्ट्रीब्यूटर जीपी सिप्पी ने ओपी रल्हन से कहा था कि अगर अमिताभ बच्चन को हटाकर कोई और बड़ा हीरो ले लो तो इस फिल्म को हर टेरिटरी में वितरण के लिए 1 लाख रुपए से ज्यादा रकम दिलवा सकता हूं। रल्हन चूंकि पहले ही अमिताभ संग एक वादे या डील में बंधे थे, उन्होंने उन्हें नहीं हटाया। फरवरी 1973 में आई फिल्म रिलीज क्या हुई, बॉक्स ऑफिस पर क्रैश हो गई। अमिताभ बच्चन तो ऐसे टूटे कि उन्होंने फिल्मी करियर के साथ ही मुंबई छोड़ने के लिए बोरिया बिस्तर बांध लिया। पूरे 1 दर्जन फिल्मों के बाद एक भी सुपरहिट न मिलना किसी भी एक्टर को इंडस्ट्री से बाहर करने के लिए काफी था। लेकिन दोस्तों, 6 महीने बाद ही जो कुछ हुआ उसकी कहानी शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। मई 1973 में प्रकाश मेहरा की जंजीर अमिताभ बच्चन के सितारे ऐसे बुलंद कर गई कि जिस जीपी सिप्पी ने उन्हें फिल्म से निकलवाने के लिए रल्हन को एक बड़ा ऑफर दिया था, कुछ महीने बाद ही खुद अपनी मेगा बजट फिल्म शोले में उन्हें कास्ट कर लिया। रल्हन, जिन्होंने अमिताभ को एक सौदे के तहत ही फिल्म दी थी, अमिताभ की एक्टिंग तो क्या उनके समय मिलने के मोहताज हो गए। 1977 में पापी और 82 में प्यास जैसी 2 और नाकाम फिल्में देने के बाद वो फिल्मों से दूर हो गए, लेकिन अपने पीछे एक कहानी छोड़ गए जिसका लब्बो-लुआब ये है कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता। अगर ठीक नहीं चल रहा तो उसके बदलने का इंतजार कीजिए।